सुप्रभात सभी छात्र छात्राओं, अजीज मित्रों, प्रतियोगी परीक्षा से जुड़े हुए सभी छात्र छात्राओं और प्रबुद्ध बुद्धिजीवी वर्ग के लोग। मैं जहाँ तक सोचता हूँ आप स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और एक बार फिर आप इस कोरोना जैसी वैश्विक महामारी में एक सुदृढ़ स्वास्थ्य की ओर अग्रसर हो, ऐसा मेरा आपके साथ आशीर्वाद भी है और दुआएं भी। आज मैं आपके सामने एक नया टॉपिक लेकर उपस्थित हुआ हूँ और उस टॉपिक की कई ऐसी चीज़ें हैं जो पिछले 2-3 साल में जो परीक्षाएं हुई हैं उन परीक्षाओं में ये प्रश्न पूछे गए हैं। उन प्रश्नों को बड़ी अहमियत से मैं आपके सामने लेकर आया हूँ और बहुत अच्छे तरीके से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। बड़े ध्यान से आप गौर करना। देखो, आपके टॉपिक का नाम है और उस टॉपिक का नाम है मूल कर्तव्य। लेकिन मूल कर्तव्य से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि कल हमने अनुच्छेद पढ़े थे जो नीति निर्देशक तत्वों के। तो नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत आपने एक अनुच्छेद पढ़ा था और उस अनुच्छेद का नाम था 51। अनुच्छेद 51 जो है उसमें भारत की विदेश नीति है। भारत की विदेश नीति है और विदेश नीति के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय संधि, समझौता, संबंध, वार्तालाप, नए निर्णय, ये सारी चीजें जो हैं वो भारतीय संविधान की विदेश नीति के हिस्से हैं। तो भारत की विदेश नीति में अंतर्राष्ट्रीय संधि, समझौता, संबंध, वार्तालाप, नए निर्णय जो दिए जाते हैं, ये सारी विदेश नीति हमारी 51 के अनुच्छेद में दी गई है। लेकिन एक बात पूछी जाती है, भारत की विदेश नीति का प्रमुख जो प्रवक्ता कौन होता है? प्रवक्ता, बच्चों मित्रों, एक चीज यहाँ आती है कि सामान्यतः ये होता है कि भारत की विदेश नीति का जो प्रवक्ता है वो आप कह सकते हो सर विदेश मंत्री होगा। नहीं, ये गलत है बात। यहाँ पर ये बात आएगी कि भारत की विदेश नीति का जो प्रवक्ता होता है वो स्वयं प्रधानमंत्री होता है, स्वयं पीएम होता है। और ये प्रश्न एक बार 3rd ग्रेड में प्रश्न पूछा गया था कि भारत की विदेश नीति का प्रवक्ता कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है, क्योंकि भारत की वास्तविक कार्यपालिका होती है और यही प्रधानमंत्री 51 के अनुच्छेद के अंतर्गत किन्हीं देशों के साथ शांति वार्ता, संधि, समझौता, व्यापारिक संबंध, ये सारी चीजें हैं वो 51 के अनुच्छेद के अंतर्गत की जाती हैं। भारत के संविधान के अंतर्गत 51 भाग क से लेकर और 51 भाग क से अण तक यानी कि मूल कर्तव्य जोड़े गए। क्या जोड़े गए? मूल कर्तव्य जोड़े गए। मूल कर्तव्य भारतीय संविधान में किस देश के संविधान से जोड़े गए हैं? तो भारतीय संविधान में इन्हें जोड़ा गया है वो रूस के संविधान से जोड़ा गया है। कहाँ से जोड़ा गया? रूस के संविधान से जोड़ा गया। किसको? मूल कर्तव्य को जोड़ा गया। और मूल कर्तव्य किस समिति के परामर्श से आए थे? तो ये थे सरदार स्वर्ण सिंह समिति। ये सरदार स्वर्ण सिंह किस प्रांत के रहने वाले थे? पंजाब प्रांत के थे। और सरदार स्वर्ण सिंह नाम की समिति बनी। उस समिति में मूल कर्तव्यों को जोड़ने की समीक्षा की गई थी। सरदार स्वर्ण सिंह ने 8 मूल कर्तव्य जोड़ने की बात कही थी। कितने मूल कर्तव्य जोड़ने की बात कही थी? 8 मूल कर्तव्य जोड़ने की बात कही थी। जोड़ने की बात कही थी। लेकिन हर भारतीय संविधान में कितने मूल कर्तव्य जोड़े? 10 मूल कर्तव्य जोड़े। कब? 42वां संविधान संशोधन 1976। देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी इस समय। और देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी को भारत की क्या कहा जाता है? हिटलर कहा जाता है। ये देश की प्रथम महिला पीएम थी। विश्व की प्रथम महिला पीएम थी एस बंडारनायके थी। तो यानी कि विश्व में प्रथम महिला पीएम बनी थी वो प्रथम महिला पीएम एस बंडारनायके थी। और वो किस देश से थी? श्रीलंका से। आप ये कहते हो इंदिरा गांधी पहली प्रधानमंत्री थी जो लोकसभा का चुनाव हार गई थी और फिर राज्यसभा से इसने प्रतिनिधित्व लिया था और ये देश की प्रधानमंत्री बनी थी। तो 10 मूल कर्तव्य थे।
कई बार ऐसा शब्द जोड़ा जाता है कि भारत के संविधान के मूल में कितने मूल कर्तव्य हैं, तो देखो मूल में 0 थे, मूल में तो थे ही। और 42वें संविधान संशोधन से कितने जोड़े? 10। सरदार स्वर्ण सिंह ने कितने का परामर्श किया था? 8 का किया था। सरदार स्वर्ण सिंह कहाँ के थे? पंजाब के थे। कहाँ से कहाँ तक थे? 51 भाग कैसे अण तक 10 है। और इनमें 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया। कौन सा मूल कर्तव्य? 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया था। और 11वां मूल कर्तव्य जो जोड़ा गया वो किसमें जोड़ा गया? टय में जोड़ा गया था। और इसमें क्या जोड़ा गया? 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए, 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा, निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा जोड़ी गई। और ये कौन से संवैधानिक संशोधन से जोड़ा गया था? तो 86वां संविधान संशोधन 2002 में इसको जोड़ा गया था। ये मूल कर्तव्य। लेकिन आप कहोगे सर कल परसों आपने पिछले वीडियो में एक बात पढ़ाई थी, ये भारतीय संविधान का 21 भाग क में मूल अधिकार भी है। 21 भाग क में ये क्या है? मूल अधिकार भी है। और यहाँ पर ये क्या? मूल कर्तव्य भी है। भविष्य में अगर ये प्रश्न पूछा जाता है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए अनिवार्य निःशुल्क शिक्षा मूल कर्तव्य, मूल अधिकार, ऑप्शन में आ गया मूल अधिकार, ऑप्शन में आ गया मूल कर्तव्य, और ऑप्शन में आ गया मूल अधिकार व मूल कर्तव्य दोनों, तो आपको लिखना पड़ेगा मूल अधिकार व मूल कर्तव्य दोनों। ये आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा? उल्लेख करना पड़ेगा। अब मैं आपको एक एक मूल कर्तव्य के बारे में बताता हूँ कि कौन कौन सी चीजें हैं जो इन मूल कर्तव्यों के बारे में जोड़ी गई है। तो देखिए आपसे एक एक मूल कर्तव्य के बारे में हम बातचीत करते हैं। भारतीय संविधान के अंतर्गत 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए। कितने मूल कर्तव्य जोड़े गए? 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए। उसमें पहला जो है संविधान के आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रगान, राष्ट्र ध्वज का सम्मान करना। संविधान का, संविधान के आदर्शों का, राष्ट्रगान का, राष्ट्र ध्वज का सम्मान करना। देखो कितना महत्वपूर्ण है। आपको संविधान का सम्मान करना, 395 जो अनुच्छेदों में जिन बातों का उल्लेख, आप उसके प्रति आदर रखेंगे, श्रद्धा रखेंगे, आदर्शों का आप सम्मान करेंगे देश के। राष्ट्रगान, राष्ट्रगान जो है वो किसने लिखा था? रविंद्रनाथ टैगोर ने। किसका हिस्सा है? गीतांजलि का हिस्सा है। और गीतांजलि के लिए रविंद्रनाथ टैगोर को 1913 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। नोबेल पुरस्कार किस देश का पुरस्कार है? स्वीडन सरकार का पुरस्कार है, जिसकी शुरुआत कब हुई थी? 1903। संविधान के आदर्शों का सम्मान, राष्ट्रगान का सम्मान, राष्ट्र ध्वज का सम्मान करना है। राष्ट्रगान लिखा था रविंद्रनाथ टैगोर ने, गीतांजलि पुस्तक में था। 1913 में नोबेल पुरस्कार गीतांजलि के लिए रविंद्रनाथ टैगोर को मिला था। और नोबेल पुरस्कार स्वीडन का सर्वोच्च पुरस्कार है। 1901 में प्रथम भारतीय को मिला था ये पहला जो श्रेष्ठ पुरस्कार था। अंतिम भारतीय जिसको ये पुरस्कार मिला था, तो अंतिम भारतीय है कैलाश सत्यार्थी। कौन है भाई? कैलाश सत्यार्थी को मिला था 2014 में। और कैलाश सत्यार्थी को किसके लिए मिला था? बचपन बचाओ के लिए मिला था। किसके लिए? बचपन बचाओ अभियान था, उसके लिए मिला था। कैलाश सत्यार्थी के लिए दूसरी संयुक्त रूप से किसको मिला था? संयुक्त रूप से मलाला नाम की एक महिला थी, पाकिस्तान की एक बालिका थी, उस मलाला को संयुक्त रूप से इनके साथ मिला था। ये अंतिम भारतीय थे जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिला। और प्रथम भारतीय रविंद्रनाथ टैगोर को मिला, जिसने राष्ट्रगान लिखा। राष्ट्रगान कितनी सेकंड में गाया जाता है? 52 सेकंड में इसको गाया जाता है। और राष्ट्रगान प्रथम बार कब गाया था? प्रथम बार कोलकाता अधिवेशन में। कौन से अधिवेशन में? कोलकाता
अधिवेशन 1911, और इस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? विजय नारायण दत्त। ये तो यानी पहला मूल कर्तव्य है संविधान के आदर्शों का सम्मान, राष्ट्रगान का सम्मान, राष्ट्र ध्वज का सम्मान। राष्ट्रीय ध्वज का निर्माण किसने किया था? पिंगली वेंकैया जो थे, उस पिंगली वेंकैया ने राष्ट्र ध्वज का निर्माण किया। राष्ट्र ध्वज का अनुपात कितना है? 2:3 है। और राष्ट्र ध्वज जो है उसका आपको सम्मान करना है। और प्रथम बार राष्ट्र ध्वज फहराया गया था 26 जनवरी 1930 लाहौर अधिवेशन। कौन सा अधिवेशन था? लाहौर अधिवेशन था, जिसके अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू। बहुत सारे क्वेश्चन पुटअप हुए। गुरुदेव के नाम से प्रसिद्ध रविंद्रनाथ टैगोर, नोबेल पुरस्कार, राष्ट्रगान, उसके बाद कैलाश सत्यार्थी, सारी चीजें हैं वो आपको बहुत अच्छे तरीके से पढ़नी है। तो ये इस तरीके से अगर आप उस चीज को पढ़ते हो तो आपका पहला मूल कर्तव्य जो होता है वो क्लियर हो जाता है, या पहला मूल कर्तव्य के रूप में आप करते हो। राष्ट्रीय आंदोलनों को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को अपने हृदय में सजाना। राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले आदर्शों को वह महत्वपूर्ण स्वतंत्रता सेनानियों के आदर्शों को हृदय में संजोना। यानी दूसरा मूल कर्तव्य क्या है? राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले जो आदर्श थे, चाहे वो महात्मा गांधी जी के आंदोलन हो, सुभाष चंद्र बोस के हो, चाहे विनोबा भावे के हो, उनके जो उच्च आदर्श उनको हृदय में अपनाना, उनके आचरण विचार को अपनाना, उन आदर्शों को आगे की पीढ़ी को संदेश देना, उनके बारे में बताना। चाहे वो भगत सिंह हो, राजगुरु हो, सुखदेव हो, चंद्रशेखर हो, महात्मा गांधी हो, उनके आदर्शों को सजोना और उनके लिए प्रयास करना। भारतीय संविधान के अंतर्गत जो है वो कौन सा मूल कर्तव्य है? ये भारतीय संविधान का दूसरा मूल कर्तव्य इसके अंतर्गत आता है। तीसरा मूल कर्तव्य भारतीय संप्रभुता, अखंडता, एकता का सम्मान करना व रक्षा करना। यानी भारत की संप्रभुता, भारत आंतरिक और बाह्य दृष्टि से पूर्ण स्वतंत्र है, संप्रभु। भारत एक अखंड लौकिक राज्य है और भारत एकता में जो अनेकता में एकता वाला जो संदर्भ भारत का देखने को मिला है, उसके अंतर्गत इसको श्रेष्ठ रूप से करना। तो यानी आपका तीसरा आदर्श है संप्रभुता, अखंडता, एकता का सम्मान करना। और चौथे नंबर का जो यानी भारतीय संविधान का देश की रक्षा का आह्वान करने वाले और राष्ट्र की सेवा करें। तो देश की रक्षा के लिए आह्वान, देश की रक्षा के लिए आह्वान करना और देश की सेवा करना, देश की सेवा करने के लिए प्रेरित करना। देश की रक्षा के लिए आपको, जैसे नरेंद्र जी मोदी ने जो यात्रा की थी अभी, जो चाइना बॉर्डर के ऊपर जो घाटी है गुलवान घाटी, उसकी यात्रा करने का उद्देश्य क्या था? उसका यह था कि देश की रक्षा के लिए आह्वान करना, देश की रक्षा के लिए प्रेरित करना। 55 साल बाद कोई पीएम वहां बॉर्डर पे जाके सैनिकों का हौसला बढ़ा रहा है। आप सबका ये, अभी किसी शहीद का पार्थिव देह आता है, आप जय घोष करते हो, नारे लगाते हो, मातृभूमि की रक्षा अमर रहे जैसे शब्द लगते हैं, वो आह्वान है। आपको देश की रक्षा करनी चाहिए, उसकी सेवा करनी चाहिए, आपको देश के साथ गद्दारी नहीं करनी चाहिए। ये आपका जो आपका 1, 2, 3 यानी चौथे नंबर का मूल कर्तव्य जो है इसके अंतर्गत होता है। भारत की समरसता, समानता, धर्म, भाषा आदि का सबका सम्मान करो। आपको ये अधिकार नहीं है कि आप दूसरे की भाषा का विरोध करें, धर्म का विरोध करें,
दूसरे के आचार विचार परंपरा का विरोध करें, आप सबका सम्मान करो, आप अपने अधिकारों को सजोए रखो, लेकिन आप अपनी संस्कृति के मुताबिक जो दूसरे आचार विचार हैं, दूसरी परंपराएं हैं, दूसरे धर्म हैं, मजहब हैं, आप सबका क्या करो, सम्मान करो। तो पहले नंबर पर आपने राष्ट्रगान राष्ट्र ध्वज लिखा, फिर राष्ट्रीय आंदोलन प्रेरित आदर्श लिखे, फिर संप्रभुता एकता अखंडता लिखी, फिर देश की रक्षा और सेवा का जो आह्वान है वो आपने लिखा था। तो दोस्तों कई बार ऐसा पूछ लिया जाता है कि निम्न दिए गए शब्दों के अंतर्गत जो है वो कौन से मूल कर्तव्य नहीं है। फिर हमारी सामाजिक संस्कृति और गौरवशाली परंपरा का विकास करना, यानी हमारी जो संस्कृति है, हमारी सामाजिक संस्कृति व गौरवशाली परंपरा का सम्मान करना, यानी हमारी संस्कृति, भारत की संस्कृति में कहा गया अतिथि देवो भव, सर्वे भवन्तु सुखिनो, पधारो हमारे देश, आओ आपका स्वागत है, ये सारे भारत की संस्कृति के हैं। और गौरवशाली परंपरा हमेशा भारत की संस्कृति विश्व के लिए एक अभिनंग रही है, उदाहरण रही है। तो हम सबका एक कर्तव्य है कि हम भारत के सामाजिक संस्कृति और गौरवशाली परंपरा को सजोए रखें, विकसित रखें, कल्याण के रूप में इनको हम जोड़ते रहें। ये सारी चीजें हमारे साथ में आ जाती है या इसकी व्यवस्थाओं के अंतर्गत इनको जोड़ा कर जाता है। फिर आपको कई चीजों, देखो इनका सम्मान, नदी, वन, जीव, पर्यावरण, उसके बाद में नदी, वन, जीव, पर्यावरण, उसके बाद राष्ट्रीय विकास, विकास के महत्वपूर्ण तथ्य, इन सभी के प्रति आपको कल्याणरत रहना चाहिए। आपको नदियों का सम्मान करना चाहिए, इन्हें देववाहिनी माना है। आपको वन संरक्षण के लिए प्रयास करना चाहिए, आपको जीव प्राणी मात्र के प्रति दिल में दया रखनी चाहिए, आपको पर्यावरण संरक्षण के लिए प्रयास करते रहना चाहिए, और आपको राष्ट्रीय विकास की गौरवशाली परंपरा है उसके लिए आपको हमेशा क्या रहना चाहिए, प्रयासरत रहना चाहिए। ये भारतीय संविधान का अगला जो मूल कर्तव्य था वो था। वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानवतावाद और ज्ञानार्जन की भावना को विकसित करना। क्या बात आती है? वैज्ञानिक दृष्टिकोण, ज्ञानार्जन, ज्ञानार्जन, तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण, ज्ञानार्जन की भावना को विकसित करना, यानी आपको ज्ञान कहीं से भी मिला आपको प्राप्त करना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा आपको प्रशिक्षणवादी होना चाहिए, आपको ज्यादा से ज्यादा ज्ञान प्राप्त करना चाहिए और वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखना चाहिए। देश का विकास हो, देश की तरक्की हो, देश कामयाब बने, इस तरीके की व्यवस्थाएं जो है वो इसके अंतर्गत है, वो होनी चाहिए, या इस कल्याणकारी व्यवस्था के अंतर्गत आपको चलना पड़ता है। फिर सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें, उनका सम्मान करें। तो सार्वजनिक संपत्ति जो संपूर्ण देशों में कहीं भी आपकी जो राष्ट्रीय संपत्ति है, तो आप लिख सकते हो सार्वजनिक संपत्ति का संरक्षण, संपत्ति का संरक्षण, कल्याण, रखरखाव, ये सारी चीजें जो है वो सार्वजनिक संपत्ति के संरक्षण करना, कल्याण करना, उसका रखरखाव करना, उनकी सुरक्षा करना, ये सारे कर्तव्य हैं वो भारत के संविधान के अनुसार किसमें आते हैं, अपने मूल कर्तव्यों के अंतर्गत आता है। फिर दूसरी बात यह है कि हमें राष्ट्र की प्रगति, व्यक्तिगत विकास, देश का कल्याण के लिए आपको सतत प्रयास करना चाहिए। आपको कौन सा प्रयास करना चाहिए? आपको देश के सतत प्रयास करना चाहिए। किसके लिए? राष्ट्र के कल्याण, राष्ट्र के कल्याण, सतत विकास, राष्ट्र के कल्याण, सतत विकास। और राष्ट्र के कल्याण सतत विकास का यहाँ क्या है? देखो, सतत कोशिकीय विकास की धारणीयता है कि आपको संसाधनों का उपयोग इस तरीके से करना चाहिए कि आगामी पीढ़ी के लिए भी सुरक्षित बच सके और आपका भी काम निकल सके। और राष्ट्र के कल्याण के लिए आपको क्या रहना चाहिए? प्रयास करते रहना चाहिए। राष्ट्र निरंतर रूप से बढ़ता रहे, इसके लिए प्रयास करना चाहिए। राष्ट्र निरंतर रूप से तरक्की करे, विकास करे,
इसके लिए आपको क्या रहना चाहिए, प्रयासरत। ये भारतीय संविधान में कितने मूल कर्तव्य थे, 10। एक बार ये पूछ लिया गया था परीक्षा में, निम्न में से कौन सा मूल कर्तव्य नहीं है? राष्ट्रगान का सम्मान, राष्ट्रगीत का सम्मान, सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा और राष्ट्र ध्वज का सम्मान। इनमें से कौन सा नहीं है? तो राष्ट्रगीत जो लिखा था बंकिम चंद्र चटर्जी ने, किसने लिखा था? राष्ट्रगीत जो लिखा था बंकिम चंद्र चटर्जी ने आनंद मठ नाम के उपन्यास में लिखा था। वंदे मातरम अपना राष्ट्रगीत है, तो उसका उल्लेख मूल जो कर्तव्य है उन मूल कर्तव्यों में उसका उल्लेख नहीं हुआ है। और हमारा 11वां मूल कर्तव्य जो अभी मैंने आपको बताया था, वो 11वां मूल कर्तव्य या आप ये लिख सकते हो मूल कर्तव्य भाग 6 जो जोड़ा गया था 86वां संविधान संशोधन। कौन सा संशोधन? 86वां संविधान संशोधन में जोड़ा गया था। और ये 86वां संवैधानिक संशोधन 2002 में, और इसमें क्या कहा गया, 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए अनिवार्य व निःशुल्क शिक्षा, अनिवार्य व निःशुल्क शिक्षा, ये आपका मूल अधिकार भी है और ये आपका क्या है, मूल कर्तव्य भी है। इसको यहाँ पर क्या है, जोड़ा गया है या ये संबंधी बताई गई है। लेकिन भारतीय संविधान में मूल अधिकार की आलोचना भी हुई, मूल अधिकार की मूल कर्तव्य की आलोचना होती है। क्यों होती है? क्योंकि कुछ चीजें ऐसी है जो मूल कर्तव्यों के अंतर्गत नहीं दी गई है। क्या नहीं दिया गया? जैसे मतदान को मूल कर्तव्य नहीं मानना, आयकर देना सबका धर्म है लेकिन आयकर को अपना मूल अधिकार न कर्तव्य न मानना, परिवार नियोजन को अपना मूल कर्तव्य नहीं मानना, ये भी इसका मुख्य कारण के अंतर्गत आता है। तो ये आपके ऐसे मूल कर्तव्य है जो इससे प्रस्तुति में नहीं दिया गया है। यानी आपको भारतीय संविधान में ये अधिकार होने चाहिए। क्या अधिकार होने चाहिए? आपको ये अधिकार होने चाहिए कि आपको मतदान का अधिकार होना चाहिए। अब आप कहोगे सर आपने कल परसों पढ़ाया था अनिवार्य मतदान पद्धति जो लागू की गई है 2009 में गुजरात में, ठीक है, लेकिन मतदान कर्तव्य आधे लोग पूरे नहीं करते। किसी भी मतदान क्षेत्र का अधिकतम मतदान प्रतिशत 69 चला जाता है, 60 रह जाता है, 52 रह जाता है, 73 हो जाता है। कर्तव्य तो नहीं समझा। परिवार नियोजन, परिवार को छोटा रखिए, नियोजन के तरीके अपनाना, परिवार की स्वच्छता की ओर ध्यान लाना, बीमारियों के प्रति सजगता लाना नहीं है। आयकर के प्रति भी आपका कर्तव्य है कि आपको इनकम टैक्स जमा कराना चाहिए, लेकिन आप नहीं करवाते हो। भारतीय संविधान में 3 बिंदुओं पर पहली आलोचना है कि आपने अपने मूल कर्तव्यों का पालन नहीं किया, इसलिए पहला जो भारतीय संविधान के अंतर्गत है। दूसरी, उच्च आदर्श सामाजिक संस्कृति और वैज्ञानिक दृष्टिकोण को स्थान नहीं मिला है। यानी उच्च आदर्श सामाजिक संस्कृति और वैज्ञानिक दृष्टिकोण को वो आदर्श नहीं है जो होना चाहिए। तो आपने दूसरी आलोचना होती है वैज्ञानिक दृष्टिकोण, उच्च आदर्श, संविधान के आदर्श जरूर दिए गए लेकिन उच्च आदर्श वैज्ञानिक दृष्टिकोण, उच्च आदर्श और वैज्ञानिक दृष्टिकोण के साथ साथ ये चीज जोड़ी गई थी इनके अंतर्गत जो इनको महत्वपूर्ण स्थान नहीं दिया गया, सामाजिक संस्कृति को। तो आपने यहाँ पर एक शब्द लिखा सामाजिक संस्कृति, इनको महत्वपूर्ण स्थान नहीं दिया गया, ये भी इसकी आलोचना का एक मुख्य तथ्य। तो ये सारी चीजें ऐसी है जिन तथ्यों के आधार पर यह कहा जाता है कि भारत के संविधान के अंतर्गत मूल कर्तव्य है। उन मूल कर्तव्यों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण, सामाजिक संस्कृति और सामाजिक संस्कृति के साथ साथ में जो चीजें जुड़ी है वो यानी कि हमारी जो व्यवस्थाओं के अंतर्गत सामाजिक परंपराएं जो भी है ये जोड़ी गई है, तो इनमें ये स्थान नहीं। तो ये जो टॉपिक है भारत के संविधान से जो जोड़ा गया वो जोड़ा गया। लेकिन एक बात और आती है कई बार कि भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य का महत्व क्या है, ये शब्दावली आपकी जोड़ी जाती है कि भारत के संविधान में मूल कर्तव्य का महत्व क्या। अब आप देखिए क्या महत्व। आपने राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान किया, राष्ट्रगान का सम्मान आपने किया, राष्ट्रीय धरोहर का आपने सम्मान किया, संविधान के उच्च आदर्शों का सम्मान किया, राष्ट्रीय यानी जो ऐतिहासिक आंदोलन है उनका आपने सम्मान किया,
उसके बाद प्रेरणा स्रोतों को किया है, सामाजिक संस्कृत गौरवशाली परंपरा का सम्मान आपने किया है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण उच्च आदर्शों का आपने स्थान नहीं दिया, क्योंकि आलोचना में आ रहा है। आपने वैज्ञानिक दृष्टिकोण और ज्ञानार्जन को तो दिया, ज्ञानार्जन को दिया आपने, लेकिन इनको नहीं दिया। ऐतिहासिक संपत्ति का सम्मान और रक्षण का आपने अधिकार दिया है। आपने ये भी अधिकार यानी दिया है कि सार्वजनिक क्षेत्र के अलावा यानी कि एक व्यक्ति सामाजिक गतिविधियों के माध्यम से अपने कल्याणकारी जो व्यवस्था है उनको विकसित किया गया। लेकिन मतदान, आयकर, परिवार, ये 6 शब्द वो है जो 6 शब्द आपसे अलग से पूछे जाएंगे और इनमें पूछा जाएगा। अब प्रभावी समय पर ये प्रश्न आ रहे हैं कि कौन कौन से प्रश्न जो है जो प्रभावी रूप से आपके बन पा रहे हैं। तो ये जो टॉपिक है आपका, ये टॉपिक है मूल कर्तव्य के बारे में। दूसरी बात यहाँ पर यह आती है कि मूल कर्तव्यों के बाद में आपका संविधान का जो अगला भाग शुरू होगा, वो अगला भाग होगा संविधान का भाग संख्या 5। और क्योंकि मूल कर्तव्य थे वो 51 क में तो है ही है, लेकिन मूल कर्तव्य भाग संख्या 4 अनुच्छेद संख्या 51 भाग करेंगे 5 के अंतर्गत यानी क्या है, कार्यपालिका है। और कार्यपालिका जो आपकी है वो कार्यपालिका में आपको लिखना है 52 से, यानी आपको 122 तक का अध्ययन आपको इनके अंतर्गत करना है। भाग संख्या 5 के अंतर्गत ये व्यवस्था आती है और पहला पद इसके अंतर्गत आता है राष्ट्रपति। अब जो अध्ययन आपको करना है वो राष्ट्रपति के बारे में। राष्ट्रपति का पद भारत में 52 के अनुच्छेद में, कितने के अनुच्छेद में, अनुच्छेद जो 52 है, अनुच्छेद 52 में ये कहा गया है, ये कहा गया है देश का संवैधानिक अध्यक्ष एक राष्ट्रपति होगा। देश का संवैधानिक अध्यक्ष राष्ट्रपति होगा। या आप ये कह सकते हो भारत में राष्ट्रपति का पद जो है वो राष्ट्रपति का पद कितने के अनुच्छेद में है, 52 के अनुच्छेद। दूसरे नंबर पर आता है अनुच्छेद 53 में आता है संविधान के अनुसार देश की कार्यपालिका की समस्त शक्तियों का निर्वहन राष्ट्रपति के नाम से होता है। किसके नाम से होता है, राष्ट्रपति के नाम से होता है। किसके नाम से होता है, राष्ट्रपति के नाम से होता है। राष्ट्रपति होता है वो कार्यपालिका का संवैधानिक वह नाममात्र का अध्यक्ष होता है, नाममात्र का अध्यक्ष होता है। नाममात्र का क्या होता है, अध्यक्ष होता है। कार्यपालिका का वास्तविक अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। इसलिए भारत में कितनी तरीके की कार्यपालिका होती है, 2 तरीके की कार्यपालिका होती है। क्या होती है भाई, 2 तरीके की कार्यपालिका होती है। 2 तरीके की कार्यपालिका में एक तो होता है नाममात्र व संवैधानिक, एक होता है वास्तविक व व्यवहारवादी। ये 2 प्रकार की कार्यपालिकाएं भारत में होती है। नाममात्र की व संवैधानिक कार्यपालिका होती है, उसका तो अध्यक्ष कौन होता है, राष्ट्रपति होता है। और वास्तविक और व्यवहारवादी जो कार्यपालिका होती है उसका अध्यक्ष कौन होता है। भारत में राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति का पद कहां से लिया गया है, तो भारत में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का पद लिया गया कहां से, अमेरिका के संविधान से। लेकिन इस पद की स्थिति के बारे में प्रश्न पूछा जाए, स्थिति कहां से ली गई है, तो इनकी स्थिति ली गई है वो कहाँ है, ब्रिटेन के संविधान से ली गई है। लेकिन ब्रिटेन के संविधान और भारत के संविधान में फर्क इतना है कि ब्रिटेन वाला जो संविधान है उसके अंतर्गत तो क्या है कि जो राजा होता है वो वंशानुगत होता है। क्या होता है,
वंशानुगत होता है, इसलिए वहाँ राजतंत्र है, राजतंत्रात्मक लोकतंत्र है। लेकिन भारत में राष्ट्रपति का क्या होता है, चुनाव होता है, इसलिए भारत के क्या लगता है, गणराज्य लगता है। और भारत एक गणराज्य देश है क्योंकि भारत में राष्ट्रपति का क्या होता है, चुनाव होता है। तो ये राष्ट्रपति के पद के बारे में। इसके बाद में राष्ट्रपति का 54वें क्या निर्वाचन मंडल, 55 के अंतर्गत यानी निर्वाचन का जो तरीका आता है, 56 के अंतर्गत उसका कार्यकाल आता है, 57 में कितनी बार हो सकता है, 58 में योग्यताएं हैं, राष्ट्रपति की आर्ताएं 62 में है, 60 में शपथ है और 61 में महाभियोग है, जो अगले नेक्स्ट वीडियो में हम आपको राष्ट्रपति के बारे में पढ़ाएंगे। अब हमने एक शब्द बताया यहाँ पर, ये 52 जहाँ पर देश का संवैधानिक अध्यक्ष राष्ट्रपति होगा, 53 जिसके अनुसार देश की कार्यपालिका की शक्तियाँ निर्वहन, ये सारी शक्तियों का उल्लेख है। मैं जहाँ तक सोचता हूँ आप सबको ये बहुत बेहतर समझ में आए। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, आगे बढ़ाएं और कमियों को नोट करके उजागर करें ताकि हम सुधार कर सकें। एक बार फिर मिलते हैं कल नए वीडियो के साथ भारत के राष्ट्रपति पद की अगली कड़ी के रूप में। जय हिंद, जय भारत।